नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ईडी का दावा, आम आदमी पार्टी को 7.08 करोड़ अवैध फॉरेन फंडिंग मिली, गृह मंत्रालय से कार्यवाही की मांग की। आतिशी बोली, ये केस 11 साल पुराना। जी हां दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर बताया है कि आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड मिला है। यह फंडिंग 2014 से 2022 के बीच कनाडा, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से मिलने का दावा किया गया है। एजेंसी के मुताबिक यह फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA का उल्लंघन है। वहीं दोस्तों, पंजाब के पूर्व MLA सुखपाल सिंह खेरा और अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एजेंसी को कुछ डॉक्यूमेंट और ईमेल मिले थे, जिसके बाद एजेंसी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। एजेंसी ने यह जांच 2021 में शुरू की थी और खेरा को उसी साल ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया था। अब खेरा कांग्रेस पार्टी में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कपूरथला में अमृतपाल सिंह का रोड शो, पिता बोले जेल में जोश से लबरेज है आपका नेता, संविधान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। जी हां दोस्तों, पंजाब के खंडूर साहिब लोकसभा सीट पर आजाद प्रत्याशी अमृतपाल सिंह की जीत को लेकर सोमवार को उनके पिता के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इस दौरान अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि अमृतपाल की देश के संविधान के प्रति टिप्पणी पर वह खुद जवाब देंगे। पिता ने कहा कि वह देश के संविधान के अनुसार ही चुनाव लड़ रहे हैं और विरोधियों के झूठे आरोपों पर संगत मतदान से जवाब देंगे। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्री खंडूर साहिब लोकसभा सीट से आजाद उम्मीदवार अमृतपाल सिंह के समर्थन में सोमवार को कपूरथला और सुल्तानपुर लोधी में रोड शो निकाला गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। अमेरिका इजराइल से तनाव के बीच वाइस प्रेसिडेंट मुखबिर अंतरिम राष्ट्रपति बने, भारत में एक दिन का शोक। जी हां दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने सोमवार सुबह यह जानकारी दी। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग मारे गए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मध्य पूर्व एशिया के शिया बहुल देश ईरान ने अपने 2 नेताओं को ऐसे समय पर खोया है जब इजराइल के साथ उसके रिश्ते टकराव की सीमा तक बिगड़ गए हैं। वहीं अमेरिका ईरान के संबंधों में भी तनाव है। ऐसे में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खोमेनी ने सोमवार को यह ऐलान किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले 10 जून को भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। ओडिशा CM हाउस पर भ्रष्टाचारियों का कब्जा, बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़पति। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को ओडिशा के ढेकानाल, कटक और पश्चिम बंगाल के झांडग्राम में जनसभाएं की। प्रधानमंत्री ने कटक में कहा कि ओडिशा में 10 जून को बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री शपथ लेगा, यह तय है। तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, यह भी तय है। इससे पहले ढेकानाल की जनसभा में उन्होंने कहा कि ओडिशा की बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी RSS नेताओं की टारगेट किलिंग, यहूदी भी निशाने पर। अहमदाबाद से गिरफ्तार 4 आतंकवादियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद एयरपोर्ट से पकड़े गए 4 ISIS आतंकवादियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। गुजरात ATS के हत्थे चढ़े आतंकवादियों को बड़ा टास्क दिया गया था। दरअसल दोस्तों, ATS ने अपनी जानकारी में बताया है कि पकड़े गए आतंकवादियों को यहूदियों के प्रमुख स्थलों पर हमले करने और बीजेपी RSS के साथ हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का टास्क दिया गया था। दरअसल दोस्तों, एयरपोर्ट से पकड़े गए 4 आतंकी श्रीलंकाई नागरिक हैं। ये चारों श्रीलंका से पहले चेन्नई पहुंचे थे और इसके बाद चेन्नई से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे थे। यहां पहुंचने पर गुजरात ATS ने इन्हें पाकिस्तान में हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की। रावेज एवेन्यू कोर्ट 2 जून को सुनवाई करेगा। इसी दिन दिल्ली CM को सरेंडर भी करना है। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने रावेज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की है। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन का समय और मांगा है। कोर्ट 2 जून को इस पर सुनवाई करेगा। फिलहाल दोस्तों, दिल्ली CM 1 जून तक जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। वहीं दोस्तों, इसी केस में BRS नेता के कविता की कस्टडी भी 3 जून तक बढ़ा दी गई है। ईडी की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड ने संसद में जीता विश्वास मत, 18 महीने में चौथी बार साबित किया बहुमत। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सोमवार को संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया। इसके साथ ही अब वह लगातार सत्ता संघर्ष के बीच राजनीतिक स्थिरता बनाते हुए देश की गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते रहेंगे। प्रतिनिधि सभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के 69 वर्षीय प्रचंड को 157 वोट मिले। विश्वास मत जीतने के लिए सरकार को
को कम से कम 138 वोटों की जरूरत थी। 275 सदस्यीय सभा में कुल मिलाकर 158 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया। मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस ने मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार किया और सहकारी निधि के दुरुपयोग के आरोपी डिप्टी पीएम और गृह मंत्री रवि लामिछाने के खिलाफ नारे भी लगाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नड्डा बोले, पहले आरएसएस की जरूरत थी, अब बीजेपी सक्षम, अब भाजपा अपने आप को चलाती है, काशी मथुरा में मंदिर का कोई प्लान नहीं। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पहले हमें यानी कि भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा ने यह भी साफ किया कि काशी मथुरा में मंदिर बनाने का उनका फिलहाल कोई प्लान नहीं है। नड्डा ने ये बातें द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कही। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वोटर्स थे नाराज तो अचानक पहुंच गए राहुल गांधी, लगे जय श्री राम के नारे तो ऐसा था रिएक्शन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण को लेकर सोमवार को मतदान हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश की हॉट सीट रायबरेली पर एक गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। वोटिंग का बहिष्कार करने वाले मील एरिया थाना क्षेत्र के मेनूपुर गाँव के ग्रामीण थे। इन ग्रामीणों को वोट देने के लिए समझाने रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी भी पहुंचे। ग्रामीणों को समझाने पहुंचे राहुल गांधी के सामने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए गए। जैसे ही जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू हुए, राहुल गांधी ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए निकल गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आईसीएमआर बोला, कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स वाली रिसर्च गलत, कहा रिसर्च पेपर से हमारा नाम हटाया जाए, हमने स्टडी के लिए कोई मदद नहीं दी। जी हां दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की एक रिसर्च में सामने आया है कि कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर का हवाला दिया गया है। आईसीएमआर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और इसे गलत बताया। आईसीएमआर ने बीएचयू को एक नोटिस भेजा है। इसमें आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने लिखा है कि जिस रिसर्च में यह दावा किया गया है कि अध्ययन में वैक्सीन लेने वाले लोगों पर गंभीर साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, वह रिसर्च पूरी तरह भ्रामक और गलत तथ्यों पर आधारित है। इसका आईसीएमआर से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दोस्तों, आईसीएमआर ने इसके लिए कोई मदद नहीं दी है। रिसर्च पेपर से आईसीएमआर का नाम हटाया जाए और एक माफीनामा भी छापा जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कुछ जगहों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग कराई जा रही है, आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ। इस चरण में मुंबई उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कल्याण से शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, डिंडोरी से भारती पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल समेत कई दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर थी। इसी बीच दोस्तों आदित्य ठाकरे ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि यहाँ वोटिंग की रफ्तार काफी सुस्त है और इसी बीच सामने आया कि मुंबई में बोरीवली के कई इलाकों में वोटिंग मशीन खराब हो गई। इसकी वजह से लोग कतारों में खड़े हैं। सामने आया है कि सुबह से ही लाइन में लगे लोगों का नंबर अभी तक नहीं आ पाया है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईपीएफओ ने बदल दिया नियम, पीएफ खाता धारकों की मौत पर अब आसानी से नॉमिनी को मिलेगा पैसा। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य के लिए बड़ी खबर है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए डेथ क्लेम के नियम में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर शेयर की। दरअसल दोस्तों, नए नियम के तहत अगर किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत हो जाती है और उसका आधार पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारी पीएफ अकाउंट के साथ दी गई डिटेल से मैच नहीं करती है, फिर भी उस अकाउंट होल्डर्स के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा। इस बदलाव के लिए संगठन ने डेथ क्लेम सेटलमेंट को आसान बना दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनावी नतीजों के बाद शेयर बाजार में तेजी आएगी, प्रधानमंत्री बोले। 10 साल में 25,000 से 75,000 पर पहुंचा सेंसेक्स, पीएसयू में रही बढ़त। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को विश्वास है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि चुनावी सप्ताह के दौरान या जिस सप्ताह लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होते हैं, बाजार का प्रदर्शन दिखाएगा कि कौन सत्ता में वापस आ रहा है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि 10 साल पहले जब हमारी सरकार आई तो बाजार 25,000 पर था और अब 75,000 पर है। पीएसयू बैंकों को देखें, उनके शेयरों की वैल्यू बढ़ रही है। कई सरकारी कंपनियों के शेयर पिछले 2 साल में 10 गुना से ज्यादा बढ़ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रेड अलर्ट, लू से भट्टी बना दिल्ली एनसीआर, नफसगढ़ में पारा 47 डिग्री के पार। जान लीजिए अगले 7 दिन में कैसा रहेगा मौसम। दरअसल दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के उत्तरी राज्यों हरियाणा, पंजाब और
और दिल्ली के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, आईएमडी ने यह भी कहा है कि रविवार से अगले 5 दिन तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। हालांकि ऐसे में चिंताजनक बात तो यह है कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों में तापमान 44 डिग्री से अधिक पहुंच गया। यहां तक कि दिल्ली का सबसे गर्म क्षेत्र नफसगढ़ रहा है, जहां रविवार को अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने दिल्ली के कई हिस्सों में लू चलने का अनुमान लगाया और रेड अलर्ट जारी कर दिया। विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 25 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है। वहीं इसके अलावा दोस्तों, आईएमडी ने बाहर जाते समय हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने का भी सुझाव दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चारधाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इस तारीख तक हुआ बंद, सीएम धामी ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, चारधाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। यात्रा व्यवस्थाओं के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। दरअसल दोस्तों, चारधाम यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तीर्थयात्रियों से पंजीकरण के दौरान दी गई तारीख पर ही दर्शन करने तथा मेडिकल हिस्ट्री नहीं छुपाने का भी अनुरोध किया, ताकि यात्रा सुखद रहे। दरअसल दोस्तों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका भी जवाब है। दरअसल दोस्तों, बहुत से श्रद्धालु पंजीकरण के दौरान दी गई तारीख से पहले ही चारधाम यात्रा में पहुंच गए थे, जिससे तीर्थयात्रियों की संख्या बेहताशा बढ़ गई। इसे रोकने के लिए बुधवार से ही स्थानीय स्तर पर आरटीओ एवं जिला प्रशासन की टीमों को सख्ती से चेकिंग करने को कहा गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना की 10 दवाइयों के सैंपल हुए फेल, आई ड्रॉप, मलेरिया और दमा की दवा शामिल, सप्लाई पर लगाई गई रोक। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सप्लाई होने वाली 10 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने 8 कंपनियों की 10 दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इन दवाइयों में फंगल इन्फेक्शन में काम आने वाली गोलियां, मलेरिया के गंभीर मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन, आई ड्रॉप और सांस में तकलीफ होने पर काम आने वाली दवाई शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, साइंस में 97.73% स्टूडेंट्स पास। जी हां दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं बोर्ड रिजल्ट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया। 12वीं साइंस में 97.73%, कॉमर्स में 98.95% और आर्ट्स में 96.88% स्टूडेंट्स पास हुए। दोस्तों, कैंडिडेट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajasthan.du.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्टार स्पोर्ट्स का आया जवाब, रोहित शर्मा के प्राइवेसी में दखल वाले मुद्दे पर तोड़ी चुप्पी। जी हां दोस्तों, आईपीएल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने सोमवार को रोहित शर्मा से जुड़ी किसी भी निजी बातचीत के ऑडियो को प्रसारित करने से इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय कप्तान ने रिकॉर्डिंग बंद करने के अनुरोध के बावजूद चैनल पर उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। रोहित शर्मा ने खिलाड़ियों से बातचीत करने के दौरान रिकॉर्डिंग करते समय ब्रॉडकास्टर्स से ऑडियो बंद करने के लिए कहा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोहित ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि क्रिकेटरों के जीवन में इतना दखल होने लग गया है कि कैमरे अब ट्रेनिंग सेशन या मैच के दौरान अपने दोस्तों और साथियों के साथ निजी बातचीत या फिर हर कदम और बातचीत को रिकॉर्ड करने लगे हैं। स्टार स्पोर्ट्स से मेरी बातचीत रिकॉर्ड नहीं करने के लिए कहने के बावजूद उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया और ऑन एयर भी किया था। यह गोपनीयता का उल्लंघन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी राष्ट्रपति की 8 दत्तक बेटियां, लौटी लाशें। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के करवड़धा भीषण सड़क हादसे में 18 महिलाओं की मौत की खबर है। यह हादसा पिकअप के पलटने की वजह से हुआ। पिकअप में करीब 25 लोग सवार थे। ये सभी तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे। हादसा कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहापानी में हुआ। पिकअप खाई में गिर गई थी। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मृतक बेंगा आदिवासी समुदाय के थे। आदिवासियों के इस समुदाय को राष्ट्रपति ने गोद लिया था। यह एक संरक्षित जनजाति समुदाय है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महाराष्ट्र में कोविड-19 के नए वेरिएंट फ्लिर्ट के 91 मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र ने नए कोविड-19 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट KP.2 के 91 मामले सामने रिकॉर्ड किए हैं, जो कि पहले से प्रभावी JN.1 वेरिएंट से ज्यादा डोमिनेटिंग है। जानकारी के मुताबिक पुणे में KP.2 वेरिएंट के सबसे अधिक 51 मामले दर्ज किए, जबकि ठाणे 20 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वैसे दोस्तों, कोरोना के इस नए
नए वेरिएंट के लक्षण भी पहले वाले वेरिएंट की तरह ही है। इसके लक्षणों में प्रमुख रूप से गला खराब होना, नाक बहना, खांसी आना, शरीर में दर्द होना, बुखार होना, सांस लेने में परेशानी होना, कुछ मामलों में स्मेल और मुंह का स्वाद चला जाना शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जो बाइडेन बोले इजराइल हमास जंग से मेरा दिल टूटा, ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्टूडेंट्स से कहा गाजा में मानवीय संकट, मैंने फौरन सीजफायर की मांग की है। जी हां दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल हमास जंग जारी है। अमेरिकी छात्रों में फिलिस्तीनियों के प्रति संवेदना और इजराइल के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। स्टूडेंट्स कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को जॉर्जिया राज्य के मोर हाउस कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन सेरेमनी में शामिल हुए। उन्होंने जंग को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी वजह मैं जानता हूं। जंग से जो हालात बने हैं उन्हें देखकर मेरा भी दिल टूटा है। मैं शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन करता हूं। गाजा में मानवीय संकट है, इसलिए मैंने फौरन सीजफायर किए जाने की मांग की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गोपी थोटाकुरा स्पेस में जाने वाले पहले भारतवंशी टूरिस्ट बने। अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ने भेजा 7वीं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में 7 लोग मौजूद। जी हां दोस्तों, अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजन ने रविवार को 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से स्पेस में भेजा। इसमें आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा भी शामिल है। 30 साल के गोपी स्पेस में बतौर टूरिस्ट बनकर जाने वाले पहले भारतवंशी बन गए हैं। गोपी एक पायलट और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने फ्लोरिडा में एम्ब्री रिडल एरोनॉटिक्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और दुबई में एमिरेट्स एविएशन यूनिवर्सिटी में एविएशन मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। ब्लू ओरिजन के अनुसार गोपी एक पायलट और एविएटर हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विराट कोहली ने क्रिस गेल को जर्सी गिफ्ट दी, कहा काका अगले साल आईपीएल में वापसी करना, इंपैक्ट प्लेयर आपके लिए ही है। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने क्रिस गेल से अगले साल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आईपीएल में वापस आकर खेलने का अनुरोध किया। उन्होंने आरसीबी की जर्सी भी भेंट की, जिसका वीडियो आरसीबी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दरअसल दोस्तों 18 मई को चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। दोस्तों मैच के बाद आरसीबी से खेल चुके पूर्व खिलाड़ी क्रिस गेल टीम का हौसला अफजाई करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की। गेल आईपीएल से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब वह रिटायर हो चुके खिलाड़ियों के लीग में खेलते हैं। वहीं दोस्तों विराट कोहली ने गेल से हंसते हुए कहा कि काका अगले साल वापसी करना, इंपैक्ट प्लेयर नियम अभी चालू है, अब आपको फील्डिंग करने की जरूरत नहीं है, यह आपके लिए डिजाइन किया गया है। आरसीबी ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डाला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यामी गौतम आदित्य धर के घर बेटे का जन्म, कपल ने सोशल मीडिया पर दी अनाउंसमेंट, वेदा विद रखा नाम। जी हां दोस्तों, यामी गौतम और आदित्य धर पेरेंट्स बन गए हैं। कपल ने सोशल मीडिया पर एक साथ पेरेंट्स बनने की खबर शेयर की। बेटा होने की अनाउंसमेंट के साथ ही उन्होंने बेटे का नाम भी बताया। यामी और आदित्य ने बेटे का नाम वेदा विद रखा है, जिसका मतलब होता है वेदों को जानने वाला। यह भगवान विष्णु के सभी नामों में से एक है। यह एक संस्कृत नाम है जो वेदा और विद से मिलकर बना है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि चाय का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक मात्रा में होता है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।